ये 3 आर्टिकल भी लटके झटके पूछे जा सकते हैं, इसको कवर करके अपन आगे चलते हैं। अनुच्छेद 33, 34, 35 मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को सशस्त्र बलों आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, गुप्तचर एजेंसियां, इन सेवाओं के लिए संसद प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब अनुच्छेद 33 के तहत ये जो है सशस्त्र बल हो गया, पुलिस फोर्स हो गया, आर्मी हो गई, गुप्तचर संस्था हो गया, उनके मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध संसद लगा सकता है। अनुच्छेद 33 ही अनुमति देता है ना। वरना मान लो इन लोगों को धरना प्रदर्शन विरोध करने का अगर मान लो मौलिक अधिकार ये लोग प्रयोग करने लगे, यही लोग प्रयोग करने लगे तो क्या होगा? इससे हमारी सीमा सुरक्षित रह पाएगी, देश को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 33 के तहत मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, गुप्तचर संस्थाएं, पुलिस, इन पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को मार्शल लॉ है ना, मार्शल लॉ जहां प्रभावी हो रोका जा सकता है। जैसे मार्शल लॉ को बोलते हैं सैन्य शासन। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां सेना का शासन, जैसे कई बार जम्मू कश्मीर में इतने टेंशन की स्थिति होती है कि वहाँ पुलिस संभाल नहीं पाती आतंकवादी गतिविधियों को, तो सेना का शासन लगा दिया जाए, उसको मार्शल लॉ कहते हैं। सेना का शासन जहाँ लगा दिया जाता है उसको मार्शल लॉ कहते हैं। तो जहाँ अनुच्छेद 34 कहता है कि जहाँ भी मार्शल लॉ लगा हो, मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन को वहाँ उस क्षेत्रों में रोका जा सकता है। ये 34 इजाज़त देता है, समझ रहे हो। अनुच्छेद 33 क्या है भैया? संसद प्रतिबंध लगा सकती है मौलिक अधिकारों के, किनके? पुलिस, गुप्तचर संस्था, सैन्य बल, पैरामिलिट्री फोर्स, इन सब के। 34 क्या है भैया? जहां मार्शल लॉ लगा हो, यानी कि सैन्य शासन लगा हो, उन क्षेत्रों में वहां के मौलिक अधिकारों पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक। और अनुच्छेद 35 कुछ मौलिक अधिकार संसद द्वारा कानून बनाकर प्रवर्तित किए जाते हैं, जबकि अधिकतर स्वयं प्रवर्तित होते हैं। ये बोल रहा है कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो स्वयं ही लागू होते हैं, स्वयं ही, लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों को संसद कानून बनाकर लागू करती है। समझ रहे हो? अधिकांशतः मौलिक अधिकार स्वयं लागू होते हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, ये मौलिक स्वयं लागू है, इसके लिए संसद का कोई कानून नहीं है। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, तो संसद ने क्या किया? इसको कानून बनाकर लागू किया है। तो ये क्या कहता है अनुच्छेद 35 कि अधिकांश मौलिक अधिकार स्वयं ही प्रवर्तित होते हैं, प्रवर्तित मतलब लागू होते हैं, है ना। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन्हें संसद विधि बनाकर प्रवर्तित करती है। तो 33 क्या है भैया? मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन को अर्धसैनिक बलों, सेना, गुप्तचर संस्था, पुलिस आदि पर प्रतिबंध लगा सकती है संसद। 34 कहता है कि जहां सैन्य शासन हो वहां मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और 35 है कि अधिकांशतः आप मौलिक अधिकारों का कानून बनाकर प्रवर्तित, ऐसे शॉर्ट में याद रख, प्रवर्तन या शॉर्ट में याद रख सकते हो कि अधिकांश मौलिक अधिकार स्वयं भी प्रवर्तित होते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों को संसद अधिनियम बनाकर, कानून बनाकर प्रवर्तित करती है। तो यही हमारा मौलिक अधिकार में बाकी था। उसके बाद लगभग सब हो गया है पूरा। अब हम चलेंगे भाग 4 में। वो 35 हो गया, अब उसको खत्म, लास्ट है वो। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है अनुच्छेद सहित कि मौलिक भाग 3 के अलावा कुछ अन्य अधिकार, भाग 3 के अलावा कुछ अन्य अधिकार देखो कहाँ कहाँ है। बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये बड़े एग्जामों में पूछा जा सकता है कि भाग 3 के अलावा, देखो भाग 3 में जो अधिकार है हमारे मौलिक अधिकार, लेकिन भाग 3 के अलावा भी अन्य संविधान के अलग अलग जगहों में भी संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए, मौलिक अधिकार नहीं, कुछ अधिकार दिए। वो अधिकार यहाँ है, जिसमें से आप 326 सुन चुके हो। भाग 15 में 326 मत देने का अधिकार, ये कहीं पढ़ाते पढ़ाते मैं बताया हूँ आपको। विधिक अधिकार वहाँ बताया हूँ। 326 क्या है? लोकसभा और राज्य को विधानसभा के चुनाव में मत देने का अधिकार। अनुच्छेद 300 का ये भी आप जानते हो, है ना। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाए, मतलब संपत्ति अर्जन का अधिकार है शॉर्ट में, है ना, कि आपका अधिकार है संपत्ति का अर्जन का, आपको बिना किसी विधि के आपके संपत्ति से आपको वंचित लेकिन इसके अलावा
ये भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 265 और 301, 301 भाग 3 में है और 265 भाग 12 में। विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित ना किया जाना, मतलब बिना किसी लॉ के सरकार ना तो कोई कर लगा सकती है ना कोई कर एकत्रित कर सकती है। ये आपका मौलिक अधिकार, आपका अधिकार है। ये आपका अधिकार है कि बिना कोई कानून के, बिना कोई विधि बनाए सरकार आपसे कोई कर ना तो लगा सकती है आप पर और ना ही अधिग्रहण कर सकती, मतलब एकत्रित कर सकती है। और 301 क्या है भैया? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता है आपको। आप पूरे भारत में अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाओ, बंगाल जाओ, ये है। तो भारत में, समस्त भारत में, शॉर्ट में क्या है? 301, अनुच्छेद 301 में क्या है? समस्त भारत में अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता, अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता। 301, 265 क्या है? बिना प्राधिकार, बिना विधि के प्राधिकार, मतलब बिना विधि के ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना कर एकत्रित किया जा सकता है। शॉर्ट, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना? तो ये आप याद रख सकते हैं। चलो, ये हो गया। और इसके बाद सीधे अब भाग 4। भाग 4 में बहुत कुछ आप जान चुके हो। हाँ, सब होता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, सब होता है। पढ़ोगे सब होता है। मेरे को तो पूरा संविधान याद है लगभग, तो पढ़ेंगे तो होगा। आइए भैया, भाग 4 आप सुन चुके हैं उसके बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 35 तक भाग 3 खत्म होता है। 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से लेकर 51 तक। ठीक, पहला तो ये। अब देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, हमने कहाँ से लिया? भारत के संविधान ने किस देश से लिया? आयरलैंड से लिया। ये याद रखना, भारत ने किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया है? आयरलैंड से ना। लेकिन आयरलैंड ने किस देश से लिया? स्पेन से। और कभी पूछ दे भैया, हमने तो आयरलैंड के संविधान से लिया लेकिन आयरलैंड ने स्पेन से लिया, ये याद रखना। अंबेडकर ने भाग तत्व 4 को तत्वों की विशेषता वाला बताया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह है, ग्रैंडमेल ऑस्टिन ने भाग 3 और 4 को संविधान, ये देखो क्या क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ग्रैंडमेल ऑस्टिन भाग 3 और 4 को संविधान की आत्मा कहा है। BN राव ने भाग 4 को राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षणिक महत्व का बताया है। ये शॉर्ट कीवर्ड याद रखना, शैक्षिक महत्व का बताया है। BN राव ने भाग 4 को शैक्षिक महत्व का बताया है। शॉर्ट में जिससे आ जाए तो क्लिक कर लो आप। शैक्षिक महत्व का बताया, इसने क्या बोला है? संविधान की आत्मा। भाग 3 और 4 को संविधान की आत्मा, ये तत्वों की विशेषता वाला बताया है। ग्रैंडमेल ऑस्टिन निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए माध्यम, ये सब ये आपके वन लाइनर एग्जामों में, व्यापम में इसके चांसेस कम होते हैं लेकिन लटके झटके मार देता है PSC USC में। ठीक, अच्छा। और निदेशक तत्व कौन से? अंग्रेज़ों ने जो अधिनियम बनाए हैं उसमें इसकी समानता आपको कहाँ मिलती है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत, इसको पूरा लिखो तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। ठीक, तो ये तथ्यात्मक है। भाग 3 और 4 को मैंने आपको, अच्छा चलो एक और, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सीधे सीधे अगर आपसे पूछे कि उद्देश्य क्या है भैया, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, आइए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आदर्श हैं जिन्हें राज्य को, आप ये भी पता है आपको क्या है भैया? भाग 3 और 4 में अंतर क्या है? भाग 3 संविधान ऊपर खड़ा है और राज्य की परिभाषा 12 में बता चुका हूँ मैं आपको। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, ये सब शामिल है। संविधान भाग 3 के लिए राज्य को कह रहा है कि तुम्हें मौलिक अधिकार नागरिकों को सुनिश्चित करना पड़ेगा।
ना, नहीं करोगे तो नागरिकों के पास अनुच्छेद 32 और 226 का रास्ता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट। और भाग 4 के लिए संविधान राज्य से कह रहा है कि आपको भाग 4 में दिए गए जो निदेशक हैं उन्हें अपनी कानून बनाते समय, योजना बनाते समय उसे ध्यान में रखना चाहिए, उसे शामिल करना चाहिए। यदि आप शामिल करेंगे तो इस प्रकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। लेकिन चाहिए बोल रहा है ना, सुझाव दे रहा है, बाध्यता तय नहीं कर रहा है। तो भाग 4 के जो निदेशक हैं ये राज्य यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर बाध्यता इसकी नहीं है। वो चाहे तो अपनी योजनाओं में शामिल करें, अपनी विधियों में उसे लागू करें, वरना ना करें। बात क्लियर है ना? वो उनकी मर्जी है। तो अगर मान लो कोई भाग 4 के निदेशक तत्वों को अपनी योजनाओं में सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, योजनाओं और विधि में लागू नहीं करती है, शामिल नहीं करती, तो आप क्या न्यायालय जा पाओगे? तो आप न्यायालय नहीं जा पाओगे। मतलब मौलिक अधिकार हम लोगों ने पढ़ा था न्यायोचित है, लेकिन भाग 4 न्यायोचित नहीं या गैर न्यायोचित है। फिर मौलिक अधिकार हमने पढ़ा था न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, लेकिन भाग 4 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, क्योंकि संविधान ने स्वयं राज्य पर बाध्यता तय नहीं। बात क्लियर है ना? ये हो गया राज्य की नीति निदेशक तत्व, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। हाँ, एक और चीज, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए यह प्रश्न कभी बन सकता है, करने का उद्देश्य रखता है। राज्य की नीति निदेशक पर किस प्रकार के लोकतंत्र स्थापित करने का उद्देश्य रखते हैं? आर्थिक व सामाजिक, राजनैतिक नहीं, आर्थिक व सामाजिक। राजनैतिक लोकतंत्र स्थापित मौलिक अधिकार करता है, जबकि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र राज्य की नीति निदेशक तत्व। निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जानते हो आप ना। फिर BN राव न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जाए, BN राव के परामर्श पर। अच्छा, एक और बढ़िया चीज, व्यक्तिगत अधिकारों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। किसके सुझाव पर? BN राव के, BN राव के सुझाव पर। भाग 3 में जिन्हें रखा गया वो न्यायोचित है, मतलब मौलिक अधिकार। और भाग 4 में जिन व्यक्तिगत अधिकारों को रखा गया वो गैर न्यायोचित है ना। तो ये जो व्यक्तिगत अधिकारों का विभाजन भाग 3 और भाग 4 के माध्यम से किसने किया था? BN राव। भाग 3 में जो निर्दिष्ट है वो क्या है? न्यायोचित है। और भाग 4 में जो दिए गए हैं वो गैर न्यायोचित। थोड़ा तथ्यात्मक है। अब यहां से शुरू होता है आपका ये कंट्रोवर्सी है ना। ये असल में कंट्रोवर्सी है, ये जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। इसे जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। वही ब्राह्मणवाद हावी होता चला आ रहा है ना। बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई दलित को श्रेय दिया जाए, इसीलिए ये BN राव का एक नया जुमला ले आए हैं लोग। और ये सब देखना, वही भगवाधरी, टकला, चंदन लगा के यही वही सब कर रहे हैं लोग। BN राव ब्राह्मण थे। अब ये जब इनको लग रहा है कि अभी हमारा वर्चस्व स्थापित हो रहा है इस सरकार के संरक्षण में, तो चलो नया चीज़ दलितों को हर साइड से साइड किया जाए। वही चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने का मामला हो, चाहे अभी हाल में एक IPS से सुसाइड कर लिया है, लिखा है नोट में, जातिवाद से। IPS आम आदमी का क्या होता है? वो तो IPS था, वो उसके साथ जातीयता हो रही थी तो वो सुसाइड कर लिया। सोचो किस प्रकार से हो रहा हो। IPS जब सुरक्षित नहीं तो आम लोग, गरीब लोगों का, जो दलित है, उनका क्या होता होगा समाज में। ये समाज बहुत चूतिया बनाता है। चूतिया नहीं बनाता, ब्राह्मण चूतिया बनाते हैं। सीधी सी बात मैं तुमको कह देता हूँ। और ब्राह्मणों के ही सीख पर बहुत हद तक OBC लोग भी दलितों के साथ शोषण करते हैं, जातीय भेदभाव करते हैं। और ये वो करना नहीं चाहते, लेकिन जो समाज ने बैठा रखा है माइंडसेट, और ये बैठा है किसने? ब्राह्मणों ने बैठा है।
है ना। तो ओबीसी लोग, ओबीसी जो होते हैं ना, उनके पास एक घमंड करने के लिए होता है, हमसे भी नीचे हैं। असल में ये घमंड होता है उनको, हमसे भी नीचे। तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुमको लॉलीपॉप, दलित के रूप में तुमको, कि तुमसे निचली जाति दलित है, तुमको लॉलीपॉप पकड़ा दिया और कुछ लोग तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं। अब वो कुछ लोग हैं कौन? वो अब विदेशी हैं, वो विदेशी आर्यन है जो किसी अन्य क्षेत्र से इस क्षेत्र में आए हैं और यहाँ के मूल निवासियों को ही गुलाम बनाकर, उनको निचली जाति का बनाकर शासन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? ये पूरा फंडा है, ठीक है। चलो भैया, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 पता है, राज्य की परिभाषा सेम परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 की है, ठीक। अनुच्छेद 37, अब देखो कीवर्ड, कीवर्ड पकड़ना है। हर एक लाइन क्या है, इतने जल्दी आप लोग को याद नहीं होगा। न्यायालय में प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश में शामिल मूलभूत माना गया तथा विधि बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का, तो आप क्या याद रखोगे? नीति निदेशक तंत्र न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। 37 क्या कहता है? नीति निदेशक तंत्र न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब अब ना तो आप न्यायालय जाओगे, केस फाइल करोगे, न्यायालय आप लागू नहीं करवा सकता, ठीक। क्यों लागू नहीं करवा सकता? क्यों? क्योंकि संविधान ने स्वयं राज्य को ये छूट दी है कि वो अपने इसे लागू करें या ना करें। क्लियर? अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। अब देखो 44वां संविधान संशोधन 1978 इससे जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं बदला है। इसकी जो भाषा थी ना, भाषा को बदला गया है। अनुच्छेद 38 की भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा बदला गया? समझ रहे हो? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा ये बदला गया है, ये याद रखना। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना जहां आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करना, जिसका उद्देश्य है। अब देखो ये एक चीज़ दी हुई है आपकी अनुच्छेद 38 में कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, तो शॉर्ट में आपको याद रखना है कि 38 कभी पूछ दे तो क्या। एक तो संविधान संशोधन, भाई किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा बदली गई है? 44वां संविधान संशोधन 1978। अब क्या है अनुच्छेद 38 में? बोल रहा है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, क्योंकि कल्याणकारी राज्य, उद्देश्य क्या है भाग 4 का? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, ठीक। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये उद्देश्य है, इसको याद रखिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा, किसके माध्यम से? कौन सा न्याय? आप याद है प्रियम्बल में कौन से न्याय की बात करता है? सामाजिक, आर्थिक और यही न्याय की तो बात करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसका उद्देश्य क्या होगा? ये सुनिश्चित करना कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त किया जाए। समझ रहे बात को, है ना? असमानता को समाप्त किया जाए, ये याद रखना आपको। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए 44वां संविधान संशोधन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना जहां आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को दूर करना उद्देश्य है। अनुच्छेद 38। 39 बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है 39? चलो भैया इसको देखो। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं। अब अनुच्छेद 39 में ये आपको लाइन से याद रखना पड़ेगा। 39 क, 39 ख, ग, ये सब, और याद रहे ये ब्रैकेट में है। एक ऐसा है, ऐसा है, क, ख, ऐसा है। मतलब 39 का क्या है? ये क्लॉज है। 39 का क्लॉज है ना, सब क्लॉज है। जबकि अगर आपको दो तरीके से दिखेगा, अगर मान लो अनुच्छेद 39 का ऐसा दिखा और अनुच्छेद 39 का ऐसा दिखा, तो दोनों में अंतर क्या है? जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला, उसका अर्थ ये हुआ कि आपको जो मौलिक अधिकार है, जो वो बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है,
ऊपर वाला। मूल संविधान में ये था नहीं, और बाद में इसको क्या किया गया, रुक जाओ, होल्ड ऑन। चलो, ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था, और ये पहले से है। 39 का क्लॉज है ये सब, समझ रहे हो, ये अंतर है, ये पहले से है। और 39 की जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग क्लॉज में दी हुई, क ख ग घ घ ऐसा, और ये आप आगे पढ़ोगे, ये बाद में जोड़ा गया है। इसका अंतर, दोनों में अंतर समझ के, ब्रैकेट में रहेगा तो और ब्रैकेट के बाहर है तो, ठीक। चलिए, सभी नागरिकों को आजीविका के, देखो शॉर्ट में आजीविका के पर्याप्त साधन, शॉर्ट में क्या क्या याद रखोगे, आजीविका के पर्याप्त साधन मतलब राज्य का कर्तव्य है ना, क्या है भाग 4 में, राज्य के लिए संविधान ने निदेशक बताए हैं ना, तो राज्य का ये कर्तव्य, राज्य को क्या करना चाहिए कि आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए सभी को। दूसरे का क्या है, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, शॉर्ट फॉर्म एकदम जो याद रह सके, भौतिक संसाधनों का समान वितरण। तीसरा क्या है, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। घ क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, आप समझ लो स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष की बात हो रही, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक। पुरुषों और कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति, बालकों को सुकुमार अवस्था को दुरुपयोग से संरक्षण, कैसे याद रखोगे, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति 2 टुकड़ा है, और बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग रोकना, और बालकों के स्वस्थ विकास का अवसर, ये 6 याद करना है आपको। आइए, अनुच्छेद 39 सबसे पहला, आजीविका के पर्याप्त साधन, 39 का आजीविका के पर्याप्त साधन, 39 का आजीविका के पर्याप्त साधन। दूसरा क्या है, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, देश के जितने भी संसाधन हैं उन पर सबका अधिकार है, सब पर समान वितरण, सबको समान रूप से बांटा जाना चाहिए। तो पहला आजीविका के पर्याप्त साधन है ना, नागरिकों को, राज्य का भैया, राज्य द्वारा, राज्य को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे आजीविका के पर्याप्त साधन नागरिकों को प्राप्त हो। दूसरा क्या है, भौतिक संसाधनों का सबको समान वितरण हो। तीसरा क्या है, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। बहुत लोग, कुछ लोग बहुत अमीर है, जैसे सारा अंबानी और अदानी के पास जा रहा है, तो राज्य को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए कि सारा धन और संपत्ति उन्हीं के पास ना जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। चौथा क्या है, समान कार्य समान वेतन, तो पुरुष और स्त्री की एक कार्य कर रहे हैं तो एक समान वेतन मिलना चाहिए घ में। तो पहला क्या है, आजीविका के पर्याप्त साधन, आजीविका के पर्याप्त साधन। दूसरा क्या है, भौतिक संसाधनों का समान वितरण। तीसरा क्या है, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। चौथा क्या है, क ख ग घ क्या है, समान कार्य समान वेतन। फिर पांचवा क्या है, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति, बालकों के सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण। राज्य का ये ऐसी नीतियाँ होनी चाहिए कि जो कर्मकार हैं, वर्कर्स हैं, उनके स्वास्थ्य और शक्ति और बालकों को सुकुमार, ये जब टीनेज सुकुमार अवस्था, इनको कोई, इनके दुरुपयोग ना हो सके। बालकों का होता है ना मॉलेस्टेशन, ये सब बहुत सारा चीज़ देखते हो, ये ना हो, राज्य की ऐसी नीतियाँ होनी चाहिए। आखिरी वाला क्या है, बालकों के स्वस्थ विकास का अवसर प्रदान करना, बालकों के स्वस्थ विकास का अवसर प्रदान करना, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। तो 39 का सबसे पहला क्या है? क, आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों सभी को। ख, भौतिक संसाधनों का समान रूप से वितरण। ग, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, कि सभी के एक ही कुछ ही हाथों में ना चला जाए। घ, क, ख, ग, घ, घ, समान कार्य समान वेतन, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। आखिरी वाला, कर्मकारों की स्वास्थ्य शक्ति है, बालकों के सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण। और लास्ट वाला है बालकों का स्वस्थ विकास। लास्ट वाला बालकों का स्वस्थ विकास का अवसर देना। ये 39 की विषय वस्तु है। लाइन से इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग करने के लिए आ जाएगा। 39 ये का इधर आएगा, ये का इधर आएगा यहाँ। ठीक, जाहिर सी बात है जोड़ा गया है ये संविधान में नहीं था, ब्रैकेट में नहीं है, वो बाद में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। जोड़ देना तो 1976 ब्रैकेट के अंदर 1976। ठीक, क्या बोल रहा है? समान न्याय, सभी को समान न्याय उपलब्ध हो और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त ना। समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। तो 39 का में क्या जोड़ा गया? सभी को समान न्याय, दो हिस्से हैं इसके, सभी को समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। देखे होगे पिक्चरों में, जज पूछता है गरीब को, तुम्हारा कोई वकील है? तो बोलता है, जज साहब मेरे पास इतना पैसा ही नहीं कि मैं वकील कर सकूं। तो सरकारी, इसीलिए विधिक सहायता सरकारी वकील उपलब्ध कराती है कोर्ट, है ना। देखना, ध्यान देना, ये इसीलिए। 40 ग्राम पंचायतों का गठन, शॉर्ट में याद रखो बस। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। इसको हम कल याद करेंगे, एक बार आप वो कर लो कंटेंट और वो शॉर्ट नोट्स, तो कल याद करेंगे इसको। ग्राम पंचायतों का गठन। 41 क्या है भैया? देखो, शॉर्ट में अगर आपसे कभी पूछ दे, क्योंकि क्या हो रहा है, घिसे पीटे सवाल अब कम पूछे जा रहे हैं, नए सवाल पूछे जा रहे हैं जो पूछे नहीं गए हैं, तो आपको तैयारी पूरी करनी चाहिए। ये देखो, ऐसा याद करो इसको। 41 में क्या है? काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार, है ना। 41 में क्या है? काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता। भाई काम किसको चाहिए? बेरोजगारों को। शिक्षा किसको? सभी को चाहिए शिक्षा। और लोक सहायता, जो निःशक्त हैं, निर्धन है, उनको लोक सहायता की आवश्यकता है। ये अधिकार है आपका 41 के तहत। लेकिन मान लो आपको नहीं मिलता है, कहीं काम नहीं मिलता है, तो कोई कोर्ट जाओगे, केस फाइल ले करेगा? नहीं लेगा, क्योंकि भाग 4 का है ये, और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। संविधान ने राज्यों को छूट दे रखी है कि वो अपनी नीतियों में, योजनाओं में शामिल करे या ना करे। क्लियर है बात? लेकिन अगर अभी मैं बाद में बताऊंगा कि देखिए, भाग 4 सामान्य अवस्था में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन एक रास्ता है जिससे भाग 4 के किसी विषय वस्तु को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जा सकता है। कैसे? यदि संसद एक कानून बना दे, उस विषय पर संसद एक कानून बना दे, तो फिर वो बाध्यता हो जाएगी राज्य के ऊपर। जैसे उदाहरण के लिए समझाता हूँ। देखो, समान कार्य समान वेतन, अभी आप पढ़े हो 39 क ख ग घ में पढ़े हो ना। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन पहले भेदभाव हुआ करता था। एक ही ऑफिस में काम कर रही है एक पुरुष और स्त्री, दोनों का एक ही काम है, पुरुष को ज़्यादा सैलरी मिलती थी और महिला को कम मिलता था। पूरे भारत में ऐसा होता था। किसी का ध्यान गया, केस फाइल कर दिया। तो पहले तो बहुत अड़चन हुआ कि केस फाइल होने, क्योंकि भाग 4 का विषय है ये। लेकिन जिसने केस फाइल किया उसने दुहाई दी मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये मौलिक अधिकार है आपका।
15। तो अगर लैंगिक भेदभाव नहीं हो रहा है, अगर समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा तो लैंगिक भेदभाव, तो अनुच्छेद 15 को पकड़कर तब केस फाइल हुआ और इसकी सुनवाई के दौरान फिर कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ भाई, भाग 4 का माध्यम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, लेकिन भाग 15 तो भाग 3 का अनुच्छेद 15 तो है, लैंगिक भेदभाव हो रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया सरकार को कि आप भैया ऐसा कोई कानून बनाइए कि जिससे कोई भेदभाव न रह जाए। तो फिर समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया 1976 में संसद ने। समान पारिश्रमिक अधिनियम याद आ रहा होगा, कहीं तो सुने हो। अब ये अधिनियम बन गया है, विषय वस्तु कहाँ की है, भाग 4 की है, लेकिन संसद ने कानून बना दिया है। अब कानून बन गया है तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हो गया वो, समझ रहे हो ना। मतलब भाग 4 की विषय वस्तु सामान्य अवस्था में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, विशेषता है ये इसकी। लेकिन यदि उस विषय पर संसद कानून बना दे, अधिनियम बना दे, तो वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, वो हिस्सा, वो विषय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हो जाएगा। क्लियर है। 41 क्या भैया, काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 क्या है, देखो अब टुकड़े टुकड़े में 2-2 हिस्से, 3-3 हिस्से में याद रखना आप, शॉर्ट में ना, क्योंकि कोई एक हिस्सा भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं पूरा पूछे आपसे। अब इसमें देखो यहाँ पर 42 में मातृत्व सुरक्षा, प्रसूति या मातृत्व सुरक्षा कीवर्ड बस प्रसूति। 42 आपसे पूछेगा प्रसूति या मातृत्व सुरक्षा भाग 4 के किस अनुच्छेद, 42। एक तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि जो वर्क प्लेस है न्याय संगत अवस्था होनी चाहिए वहाँ ना, न्याय संगत और मानवीय अवस्थाएं होनी चाहिए कि कोई वर्क प्लेस है वहाँ पर आराम का कोई साधन नहीं, पंखा नहीं, कूलर नहीं है, लोग आप कार्य करवाए जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये सही नहीं। तो सरकार की ऐसी नीतियाँ होनी चाहिए कि वो देखे जो वर्क प्लेस है वहाँ पर न्याय संगत और मानव दशा है कि नहीं। और इसी में दूसरा हिस्सा क्या है, मातृत्व सुरक्षा, मैटरनिटी रिलीफ। इसी का पालन करते हुए एक महिला को जीवन काल में 2 बच्चों के लिए प्रेगनेंसी के दौरान 6 माह की छुट्टी का प्रावधान। 6 माह की छुट्टी, वो भी फुल सैलरी के साथ, समझ रहे हो। सरकारी की बात हो रही है ना, प्राइवेट में ऐसा नहीं किया जा सकता, ये लागू नहीं किया जा सकता, सरकारी में व्यवस्था है। कैसे, 6 माह 2 ही बार ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साला हर साल बच्चा पैदा कर रही 6 माह छुट्टी लेते रहे। जीवन काल में 2 ही बार, एक बार प्रेगनेंसी के लिए 6 माह, और वो अपने पूरे अवधि में कभी भी ले सकती है। मतलब उस एक अवधि होती है प्रेगनेंसी से डिलीवरी के आसपास में, वो वहाँ तक का 6 माह फुल सैलरी। इससे पहले व्यवस्था क्या थी, शुरू में जब किया गया था ना, तो आधी सैलरी मिलती थी, उसके बाद और इसको तिथिल किया गया, अब क्या है, और 3 माह की छुट्टी मिलती थी एक प्रेगनेंसी के लिए, अब बढ़ा दिया गया, 6 माह कर दिया गया फुल सैलरी। ठीक। 43 देखो, 43 के आप हिस्से जो बोल रहा हूँ ना, उस हिस्से में शॉर्ट में लिखोगे। आप मजदूरों को ऐसा याद रख लो, मजदूरों के शिष्ट जीवन स्तर, मजदूरों का शिष्ट जीवन स्तर है ना, ये याद रख लेना, मजदूरों का शिष्ट जीवन स्तर। मतलब सरकार की ऐसी नीति होनी चाहिए कि मजदूरों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो। दूसरा हिस्सा, ग्रामों में कुटीर उद्योग, ग्रामों में कुटीर उद्योग, ये शॉर्ट 2 पॉइंट एकदम क्लियर याद रखना, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, वो वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूछ सकता है आपसे। तो 43 के 2 हिस्से हैं। एक मजदूरों का शिष्ट जीवन स्तर, वो देखो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ इसको, क्योंकि आपको एकदम सामान्य भाषा में लिखा हुआ है। क्या है भैया, कर्मचारियों को मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली दशाओं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करना राज्य का कर्तव्य है। ग्रामों में कुटीर उद्योगों का व्यक्तित्व या सहकारी आधार पर विकास तथा प्रोत्साहन राज्य की नीतियां हैं। कितना टाइम हो गया है? 6 अभी है। ये 2 हिस्से हैं इसके।
43 के 2 हिस्से याद रखना। तो शॉर्ट में इसको याद रख सकते हो, कर्मचारियों की मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर, कर्मचारियों की मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर। और दूसरा हिस्सा ग्रामों में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग जानते हैं ना, ये घर में आचार वाला, महिलाएं आचार बनाने का छोटा सा उद्योग खोल लेती हैं, चटाई बनाने का उद्योग खोल लेती है, ये वही है कुटीर उद्योग। और 43 का बाद में जोड़ा गया, जाहिर सी बात है बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में था नहीं। ये क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, कदम उठाना। उद्योगों का इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, उसके मैनेजमेंट में जो मजदूर होते हैं उनकी सहभागिता होनी चाहिए। इसी के आधार पर आप देखते हो, ट्रेड यूनियन देखे हो, यूनियन, मजदूरों का यूनियन बनता है और वो यूनियन का एक लीडर होता है जो मैनेजमेंट के डिसीजन में शामिल होता है। ये वही है ना कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। शॉर्ट में क्या याद रखोगे? 43 का में क्या जोड़ा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ठीक। 43 खा मतलब अनुच्छेद 43 के 3 हिस्से हैं। अनुच्छेद 43 में स्वयं पहले कर्मकारों की मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, और दूसरा हिस्सा क्या? ग्रामों में कुटीर उद्योग, 2 हिस्से। 43 का और ख बाद में जोड़ा गया। 43 का में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। और 43 ख देखो, ये और लेटेस्ट जोड़ा गया, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन। सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। आपको याद आ रहा है कुछ? ये वाला संविधान संशोधन एक बार और देख चुके हो आप? नहीं देखे हो? है? हाँ, भाग 3 में कहीं देखे हो इसको। अनुच्छेद 19 में, 19 में कहाँ? संघ, तीसरा क ख ग संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता वहाँ जोड़ी गई। 19 एक ग में जोड़ी गई और 43 ख में जोड़ी गई। ठीक है। सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त संचालन। सहकारी समिति, देखो सहकारी का मतलब समझो। अभी मेरे को एक उद्योग खोलना है, खर्च आ रहा है उसमें 10,000, लेकिन पैसा नहीं अकेले मेरे पास 1,000 है। मेरा जो उद्देश्य है, जैसे मेरा एक आर्थिक उद्देश्य है कि पापड़ बनाने का उद्योग खोलना है, लेकिन उसके लिए खर्च आ रहा है 10,000 का, मेरे पास है नहीं। तो मैं कॉमन आर्थिक उद्देश्य वाले व्यक्ति को ढूंढूंगा। भाई तू भी पापड़ का खोलना चाहता है, तू भी खोलना चाहता है, तू भी खोलना चाहती, 1,000 रुपये है तेरे पास, 1,000 मेरे पास है, 1,000 10 इकट्ठा किए और उद्यम खुल गया। तो वही सहकारी समिति, मतलब एक कॉमन आर्थिक उद्देश्य के लिए एकत्रित होना और आपसी सहयोग से उसकी टारगेट को अचीव करना, यही है सहकारिता ना। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, यह है 43 ख। ठीक। तो 43 में 2 बिंदु है, कर्मकारों की मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर। दूसरा है ग्रामों में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। 43 का और 43 का जोड़ा गया। 43 का जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 और 43 का जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 2011। 43 का क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, कर्मकार मतलब मजदूर होता है। और 43 का क्या है? सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन और संचालन। क्लियर? आई 44 समान नागरिक संहिता, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी, क्या नहीं हुआ है? समान या एकल नागरिक संहिता, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या सीसीसी, कॉमन सिविल कोड। बीजेपी बहुत चर्चा में लाती है इसको, बार बार इस्तेमाल करती है। देश में हम यूसीसी लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। 2 राज्यों में संचालित है, 2 राज्यों में लागू है ये। गोवा तो गठन के साथ ही लागू है गोवा। और पहला राज्य बना जिसने कानून बनाकर इसको लागू किया है वो उत्तराखंड है।
समान नागरिक संहिता का मतलब एक ही कानून सब पर बराबरी से लागू होगा, जबकि समान नागरिक संहिता अगर लागू नहीं है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग धर्मों के जो धार्मिक किताबों के अनुसार, उनके धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्हें छूट दी गई है। जैसे अगर हिंदू, कानून है हमारे यहाँ, जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उसे सरकारी नौकरी और योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, कानून है हमारे यहाँ। लेकिन मुसलमानों पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि मुसलमानों को उनके धार्मिक किताब के अनुसार छूट दी गई है। उनकी धार्मिक किताब हदीस, कुरान है ना, कुरान हदीस, ये उनकी धार्मिक किताब है और इनके अनुसार बच्चे अल्लाह की देन है। बच्चे अल्लाह की देन है, इसलिए नसबंदी कराना हराम है। नसबंदी कराते नहीं तो साले बुढ़ापे तक पैदा होते रहते हैं, करते रहते हैं, है ना। तो इस तरह की उनके धार्मिक किताब के अनुसार, तो इसलिए उनको छूट दी गई है। मुसलमान 2 से अधिक बच्चे अगर पैदा कर लेते हैं तो उन पर रोक नहीं है ना, लेकिन बाकी हिंदुओं पर रोक है। ठीक, एक तो गलत एक धारणा हमारे देश में फैली हुई है कि पैदा उसने किया है तो देगा ही वही, खिलाएगा ही वही। अरे पैदा वो नहीं करता है भाई, पैदा वो नहीं करता है ना। स्त्री और पुरुष संसर्ग ना करें तो बच्चा पैदा ही ना हो। वो भूल जाओ वो कहानियाँ, मगरमच्छ के आंसू से कोई पैदा हो गया, कोई किसी के मैल से पैदा हो गया ना, वो किससे कहानियाँ। तो बच्चे जो है अल्लाह की देन है, भगवान की देन है, ये गलत बात है। ये इंसान की इच्छा से उत्पन्न होते हैं और खाना भी नहीं आता है ऊपर से ना, खाना भी नहीं आता। पैदा किया तो उसने देगा कि मान लो कोई भूखा है तो ऊपर से रोटी पूरी, हाँ वहाँ से ऐसे तैरते हुए थाली में सज के आ रही है, ले बेटा खा, मैंने पैदा किया है तो मैं तुझे खिलाऊंगा, तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, पैदा मैंने किया है ना। ये समान नागरिक संहिता वर्तमान में इसको एक काम करो, चेंज करो। तो वर्तमान में एकमात्र गोवा में लागू, यहाँ पे इसको चेंज करो संहिता। ये देखो, ये फुल स्टॉप हो गया। एक, भारत में गोवा तथा उत्तराखंड में लागू, गोवा तथा उत्तराखंड में लागू। ठीक, एक पॉइंट होगा इसके नीचे, भारत में गोवा तथा उत्तराखंड में लागू। गोवा में गोवा के गठन के साथ, गोवा की स्वतंत्रता के साथ लागू है। गोवा हमने बाद में आज़ाद करवाया ना पुर्तगालियों से, तब से है वहाँ। और उत्तराखंड ये हो जाएगा, ये पहले तो ये पॉइंट। दूसरा, गोवा में गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराते ही स्थापना के साथ लागू है। और हाल ही में उत्तराखंड कानून बनाकर अपने राज्य में इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य बना। हाल ही में उत्तराखंड कानून बनाकर इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना। ये 2 पॉइंट यहाँ जोड़ना है। ब्रेक ले लो यार, समय पे थोड़ा आओ तो कुछ काम बढ़ाएं।